पहली सुर्खी, आज दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई। उम्र कैद की सजा 2 मामलों में सुनाई गई है, जबकि 4 मामलों में 10 साल की सजा सुनाई गई है। यासीन मलिक की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। उम्र कैद वाले मामले में मलिक पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। एनआईए ने यासीन मलिक को फांसी की सजा देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। मलिक को कुल 10 मामलों में सजा सुनाई गई है। आज कोर्ट में कब क्या हुआ ये भी जान लीजिए। यासीन मलिक को शाम 5:45 पर कड़ी सुरक्षा के बीच लॉकअप से कोर्ट रूम लाया गया। 6:12 पर जज प्रवीण सिंह कोर्ट रूम पहुंचे और 6:23 पर उम्र कैद की सजा मुकर्रर की जाती है। खबर आई थी कि दोपहर 3:30 बजे तक सजा का ऐलान हो सकता है, लेकिन फैसला आते आते घड़ी की घंटे वाली सुई 6 नंबर को पार कर गई। इससे पहले 19 मई को यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दोषी करार दिया था। साल 2017 में मलिक के खिलाफ घाटी में आतंकी घटनाओं में शामिल होने और घाटी में माहौल खराब करने के आरोप में गृह मंत्रालय ने एनआईए को मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। मलिक पर यूएपीए की धारा 16 आतंकी गतिविधि, धारा 17 आतंकी फंडिंग, धारा 18 आतंकी गतिविधि की साजिश और धारा 20 यानी कि आतंकी गिरोह या संगठन का सदस्य होने समेत आईपीसी की धारा 120B और 124A यानी राजद्रोह के तहत केस दर्ज किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान 10 मई को यासीन मलिक ने खुद के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के बाद कबूली थी। यासीन मलिक पर आरोपों की फहरिस्त लंबी है। बंदूक के दम पर कश्मीरी पंडितों को पलायन के लिए विवश करना या फिर खुलेआम 90 के दशक में घाटी में हथियार के सहारे आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप। आज जो फैसला आया है उसने उम्मीद जगाई है। एक बयान सुनिए। मुबारक है सबको कि देर आए दुरुस्त आए, एक में हुई है। अब जब पूरा सब कुछ खोदा जाएगा तो पिटारे में से क्या क्या निकलेगा, उसके लिए क्या क्या मिलेगा इनाम, वो हम सबको इंतजार करना चाहिए। मैं कह रही हूँ हमारी जुडिशरी, हिंदुस्तान की जुडिशरी पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट जुडिशरी है और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे विदुषी देवता गण जो उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना, वो इंसाफ ही करेंगे। अभी आपने जिनको सुना वो है निर्मल खन्ना, शहीद रवि खन्ना की पत्नी है। वो तारीख 25 जनवरी 1990 की थी जब श्रीनगर के बाहरी इलाके रावलपोरा में आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के जवानों पर हमला कर दिया था। ये जवान एयरपोर्ट जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे, तभी आतंकियों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। इस हमले में स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना ने अपने साथियों की जान बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन खुद अपनी जान गंवा बैठे। हमले में कुल 4 जवान शहीद हुए। उसको याद कर निर्मल खन्ना भावुक हो जाती हैं, क्योंकि इसका आरोप भी यासीन मलिक पर ही लगा था। दूसरी सुर्खी कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल से जुड़ी है। पूर्व कांग्रेस नेता इसलिए क्योंकि इसकी आधिकारिक पुष्टि खुद कपिल सिब्बल ने की है। 25 मई की सुबह कपिल सिब्बल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे और राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी नजर आए। हालांकि कपिल सिब्बल ने निर्दलीय नामांकन दाखिल करने की बात कही है, मगर सपा के समर्थन से राज्यसभा पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। और मैंने पब्लिकली बोला था कि मैं किसी के दल में पेश नहीं होगा, शामिल नहीं होगा। आपको याद होगा मैंने एक पब्लिक स्टेटमेंट की थी। तो एक बार मैं पब्लिक स्टेटमेंट कर दूं तो उसके पीछे मैं कैसे हट सकता हूं। मैंने हमेशा जो कहा उसी का पालन किया और इसी को सोच इस बात को सोच पे रखते हुए मैंने अखिलेश जी को कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं राज्यसभा में जाऊं, लेकिन एक ही शर्त में कि आप मेरा समर्थन कीजिएगा एज ए निर्दलीय। नामांकन के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई, सुनिए। कपिल सिब्बल जी वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, देश के जाने माने केसेस उन्होंने लड़े हैं। वो लोकसभा में रहे हों, राज्यसभा में रहे हों, उन्होंने बात को अच्छी तरह रखा है ढंग से। पॉलिटिकल कैरियर भी है उनके पास, एज ए लॉयर बहुत सक्सेसफुल लॉयर हैं। तो हमें उम्मीद है कि देश में जो बड़े बड़े सवाल हैं आज देश किस रास्ते पर है। आज बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, महंगाई रुक नहीं रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, चीन लगातार हमारी सीमाओं के अंदर आ रहा है।
तो इन तमाम बड़े बड़े सवालों पर मुझे लगता है कपिल सिब्बल जी समाजवादी पार्टी और अपने विचारों को रख पाएंगे। सिब्बल की गिनती कांग्रेस के बागी नेताओं के गुट G23 में होती है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से सिब्बल का देश के ऊपरी सदन में जाना मुश्किल लग रहा था। पहले चर्चा थी कि सिब्बल झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन से राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन अंत में मुहर लगी सपा की तरफ से। कपिल सिब्बल के अलावा सपा नेता जावेद अली ने भी आज राज्यसभा के लिए नामांकन भरा। बाकी बचे 2 नामों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। दरअसल यूपी में राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 24 मई से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विधानसभा के आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को 7 सीटें और सपा को 3 सीटें जीतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 11वीं सीट के लिए बीजेपी और सपा एक दूसरे के खेमे में सेंधमारी की कोशिश करेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक सीट पर सपा ने डिंपल यादव का नाम फाइनल कर लिया है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। फिलहाल सपा के राज्यसभा में कुल 5 सदस्य हैं, जिनमें से कुंवर रेवती रमन सिंह, विशंभर प्रसाद निषाद और चौधरी सुखराम सिंह यादव का कार्यकाल 4 जुलाई को खत्म हो रहा है। अगली सुर्खी है आंध्र प्रदेश से, जहां जगन मोहन रेड्डी सरकार को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस विरोध की वजह है एक जिले का नया नामकरण। विरोध जब हिंसक हुआ तो सामने आई आगजनी की तस्वीरें। आगे हम आगजनी के बारे में कुछ बताएं, उससे पहले एक नज़र आगजनी के कारण पर डाल लेते हैं। इसी साल 4 अप्रैल को आंध्र प्रदेश के नक्शे पर 13 नए जिले अस्तित्व में आए थे। इसके बाद राज्य में कुल जिलों की संख्या 26 हो गई थी। 4 अप्रैल से पहले ये संख्या 13 हुआ करती थी, यानी जिले की संख्या सीधे दोगुनी हो गई। इसके पीछे की वजह थी सीएम जगन मोहन रेड्डी का वो वादा जो उन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। जगन का वादा था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो हर लोकसभा क्षेत्र को जिला बनाएगी। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 25। वादे के मुताबिक उन्होंने 26 जिले बना दिए हैं। इन्हीं 13 नए जिलों में से एक जिला है कोनासीमा। इसे पूर्वी गोदावरी जिले से अलग कर बनाया गया है। ये जिला प्रदेश की राजधानी अमरावती से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। नए जिले बनाने के लगभग 45 दिन बाद जगन सरकार ने निर्णय लिया कि कोनासीमा का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोनासीमा किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों ने इस नामकरण को जगन का सियासी स्टंट बताया। एक तथ्य ये भी है कि कोनासीमा का इलाका जिस अमलापुरम लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। लगभग 17 लाख की आबादी वाले इस जिले में अनुसूचित जाति के लोगों की अच्छी खासी आबादी है, लेकिन जगन का नाम बदलने का यह फॉर्मूला कुछ स्थानीय लोगों को और कोनासीमा साधना समिति नाम के एक संगठन को रास नहीं आया। नाम बदलने की घोषणा के बाद जिले में प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें आईं अमलापुरम से, जहां बीते रोज भीड़ हिंसक हुई तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें कलेक्टर ऑफिस में नाम बदलने के खिलाफ ज्ञापन देने से रोका गया था। इसके बाद भीड़ ने शहर के अलग अलग हिस्सों में पथराव और आगजनी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने राज्य के परिवहन मंत्री पिनिपे विश्वरूपु के घर को आग के हवाले कर दिया। पिनिपे विश्वरूपु इसी अमलापुरम सीट से राज्य की विधानसभा में चुनकर जाते हैं। हिंसक भीड़ की आग सिर्फ मंत्री जी के घर तक सीमित नहीं रही। आगे आग के चपेट में विधायक पोनाड्डा सतीश का घर, एक पुलिस की गाड़ी और स्कूल बस भी आई। हालांकि पुलिस ने खतरे को भांपते हुए घरों से लोगों को पहले ही सुरक्षित निकाल लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो प्रदर्शनकारियों के पथराव की वजह से 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घटना के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। राज्य की गृह मंत्री तानेवी वनिता ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जिले का नामकरण किए जाने का विरोध कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां और असामाजिक तत्वों ने हिंसा और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया है। हम मामले की जांच करेंगे और दोषियों को सजा दिलवाएंगे। वहीं राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टियां तेलुगु देशम पार्टी, बीजेपी और जनसेना ने अमलापुरम में हुई हिंसा को राज्य सरकार की विफलता बताया है। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा, कोनासीमा जिसे शांति के लिए जाना जाता है, उस इलाके में आगजनी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। गृहमंत्री ने इतने संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष पर जो आरोप लगाए हैं वे निराधार हैं। यह पूरी तरह से सरकार की विफलता है।